नमस्कार मित्रों, अच्छी बात यह है कि इन दिनों में कड़ाके की ठंड होती है और एक गर्मी जो है उफनती हुई। गर्मी के मौसम में उफनती हुई गर्मी के मौसम में शिमला में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें 300 से भी ज़्यादा साहित्यकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, सिर्फ भारत के नहीं हैं बल्कि दूसरे अन्य देशों से आए हुए सभी विशेष रूप से सम्मानित और चर्चित जो साहित्यकार हैं वो भाग ले रहे हैं। और ये 3 दिन तक जारी रहने वाला ये जो एक सम्मेलन है, ये अपने आप में एक विलक्षण एक उपलब्धि माना जाता है कि ऐसे सम्मेलन हमारे देश में हों तो हमें बड़ा गर्व होता है हमें इस बात पर, क्योंकि इसी बहाने से भारतीय साहित्य पर भी चर्चा हो जाती है और विश्व साहित्य में भारत का जो योगदान है इसका भी एक प्रकार से इसको एक नई पहचान मिलती है। सबसे बड़ी बात ये होती है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातों का उल्लेख होता है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको खंगाला जाता है, जिन पर चर्चा होती है, जो विषय अब तक इतने बड़े स्तर पर कभी चर्चा में आ ही नहीं पाए। आने वालों में गीतांजलि श्री भी है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक कवि हैं, शायर हैं, हमारे लोग तो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनमें भी बड़ी विलक्षण शख्सियतें एक साथ एक ही मंच पर दिखाई देती रहेंगी 3 दिन तक। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय साहित्य के लिए और भारतीय साहित्य के अध्येताओं के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए बहुत बड़ी एक विलक्षण उपलब्धि मानी जा सकती है। इसी में एक विषय है, एक दिन चर्चा इस बात पे भी होगी कि स्वाधीनता, क्योंकि आजकल हमारा वो चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस संदर्भ में एक विषय को लेकर चर्चा विशेष रूप से होगी। और वो चर्चा जो है उसमें एक पहलू विशेष रूप से उभारा जाएगा कि आज़ादी के संग्राम में, स्वाधीनता के संग्राम में पुस्तकों का क्या योगदान था। शायरी का योगदान था, कविता का योगदान था, पत्रकारिता का योगदान था, लेकिन पुस्तकों का योगदान स्वाधीनता संग्राम में रहा है, इस बात का मूल्यांकन भी एक सत्र जो है इसी के नाम पर आयोजित किया जा रहा है। और इसमें सत्र में मुझे भी कुछ अपनी बात कहने के लिए निमंत्रण दिया गया है। मेरा सौभाग्य है कि इसी बहाने से मैं इस विषय को थोड़ा सा और इसमें अध्ययन करने का मौका मुझे मिला है। तो बहुत सारे नए तथ्य सामने आते हैं और कई बार तो लगता था कि नहीं, उर्दू पुस्तकों का, या उर्दू कह रहा हूँ, हिंदी की पुस्तकों का या भारतीय साहित्य की पुस्तकों का योगदान को बहुत ज़्यादा नहीं है उतना जितना हम लोग सोवियत क्रांति में हम लोग गोरकी का योगदान मान लेते हैं, चेखव का योगदान मान लेते हैं, तुर्गनेव का योगदान मान लेते हैं, इन लोगों का, वॉल्टेयर का, रूसो का, उन विचारकों का भी योगदान अपने अपने देश के संदर्भ में मान लेते हैं। लेकिन ये स्थिति नहीं है। जहाँ तक जूझने का संबंध है, जुझारू साहित्य या विचारोत्तेजक साहित्य और उस आज़ादी की ज्योति को ज़्यादा प्रकाशमान करने वाला साहित्य इस काल में रचा गया। मुझे याद आती है जैनेंद्र कुमार जी का एक साक्षात्कार, उनका एक संस्मरण है, उसकी याद हो आती है। जैनेंद्र कुमार हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, त्यागपत्र और सुनीता जैसे ग्रंथों के लेखक। तो उन्होंने एक संस्मरण में एक बातचीत उनसे हुई थी, तो बातचीत के मध्य उन्होंने बताया, बाद में वो एक संस्मरण की शक्ल वो बात ले गई। उन्होंने कहा कि मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं इस व्यक्ति से मिलूं तो सही, दर्शन ही ना करूंगा तो मेरा लगेगा कि मेरा जीवन जो है वो अधूरा रह गया। और मैंने बाकायदा अपने एक मित्र के माध्यम से उनसे समय लिया और समय मिल गया कि ठीक है, आप आके मिल सकते हैं। और मैं बड़ा चाव से लपका उस स्थान की ओर जहाँ उनका निवास था और मुझे दुविधा में था सारे मार्ग में कि वो इतना बड़ा आदमी, जिसको जो उपन्यास लेखन और कहानी लेखन के क्षेत्र में दिग्गज माना जाता है, आकाश पुरुष माना जाता है, उससे मैं बात कैसे करूंगा और क्या करूंगा, कितने विषय मैं पकड़ पाऊंगा।
ये इसी उधेड़-बुन में कहते हैं कि मैं गया तो मैंने गली के मोड़ पर, जो मेरे पास एड्रेस था, पता था, उसमें गली के मोड़ पर जाकर मैंने पूछा एक व्यक्ति से कि ये उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहाँ रहते हैं, उनका मकान इसी गली में है और मुझे आप बता सकते हैं कि उनका मकान कौन सा है। उसने कहा जी सम्राट सम्रूट वाली बात तो हम नहीं जानते, लेकिन एक लिखने लिखाने वाला एक मुंशी वहाँ रहता है और वो आप गली के आखिर में चले जाइए, वहाँ किसी से आप पूछ लेंगे तो आपको इनका नंबर का पता लग जाएगा। तो कहते मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगा कि इतने बड़े आदमी को जानता नहीं उनके अपने आवास वाली गली में। खैर मैं उसी नंबर पर गया और उसी नंबर वाले मकान पर जाकर मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या प्रेमचंद जी का घर यही है। अब मैं उपन्यास सम्राट भूल चुका था कि यहाँ के लोग और मुझे वो दीवाना ना समझ लें। तो जैनेंद्र बताते हैं कि मैंने उस मकान में खड़े होकर मुझे पता चला कि नीचे तो नहीं रहते, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और मैं चाहता था कि ये सुनिश्चित हो जाए कि वो घर पर हैं तो उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँ। तो मैंने सीढ़ियों से नीचे से आवाज़ दी कि प्रेमचंद जी हैं क्या। तो ऊपर से खांसते हुए एक बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ आई, कौन हो भाई? मैं हूँ, मैं अभी कायम हूँ, अभी ज़िंदा हूँ। तो मैंने बताया कि मैं जैनेंद्र कुमार हूँ, दिल्ली से आया हूँ और आपसे समय लिया। ओहो आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। तुम वही हो ना जिसने त्यागपत्र लिखा था, जिसने सुनीता का जो रचना की थी? तो मैंने कहा जी हाँ जी मैं वही हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इतने बड़े आदमी ने मेरी 2 कृतियों का जिक्र तक कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा एक सम्मान है। और मैं धीरे धीरे टूटी फूटी वो सीढ़ियाँ बड़े धीरे धीरे आराम से चढ़ा, तक ऐसा लाओ कि मैं घबराहट में कहीं फिसल जाऊं और मुझे चोट लग जाए। तो मैं धीरे धीरे ऊपर तक गया। ऊपर जाकर मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया और उन्होंने खूब दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दिया। और उन दिनों जैनेंद्र बताते थे कि उन दिनों शिवरानी भी वहीं पर उनके साथ रहती थी। तो शिवरानी भीतर से आए कि भैया क्या लोगे, कुछ खा पी कर आए हो, या अगर नहीं आए तो मैं कुछ बना देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ और मैं सिर्फ दर्शनों का अभिलाषी हूँ, पानी अगर मिल जाए तो मैं स्वयं ले लूँगा, आप वो भी कष्ट न करें। और बातचीत मैंने शुरू कर दी। और बातचीत शुरू करते वक्त मेरी नज़र, कहते हैं जैनेंद्र कहते हैं कि मेरी नज़र एक तिपाई पे पड़ी। तिपाई पर कुछ फटे हुए जले हुए कागज़ पड़े थे किसी पुस्तक के, और उनके नीचे एक रुमाल भी रखा था, जैसे बड़े श्रद्धा भाव से रखी गई है ये कतरने, जले हुए पृष्ठ। तो मैंने उनसे पूछा कि मुंशी जी ये क्या रखा है इसके ऊपर इतनी पावनता के साथ? उन्होंने कहा भाई मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो कुछ भी जले हुए पृष्ठ हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक स्मृति चिन्ह है। और ये स्मृति चिन्ह उस पुस्तक के हैं, फटे हुए जले हुए पृष्ठ एक स्मृति चिन्ह के रूप में जो मैंने सजा कर रखे हैं, ये उस पुस्तक के हैं जिसे इसी बनारस के एक चौक चौराहे में साम्राज्यवादियों की सरकार ने, कारिंदों ने पूरी की पूरी प्रकाशित पुस्तकों को आग लगा दी थी। वो कहते थे कि इस पुस्तक के प्रकाशन और वितरण से साम्राज्यवाद को खतरा है। मैं कहते हैं मैं निर्णय नहीं कर पाता था कि मेरी किसी पुस्तक से, कृति से साम्राज्यवाद कैसे डामाडोल हो सकता है। बहरहाल सोज़े वतन की प्रतियां जला दी गई। वो आख्यान आपके सामने है, इतिहास का हिस्सा है। और कहने का मेरा जो है निष्कर्ष जैनेंद्र जी के इस संस्मरण के माध्यम से भी, कि उस काल में ऐसी पुस्तकें लिखी गई। और ये वही काल था जिस काल में लाहौर के एक प्रकाशक की हत्या भी हो गई। ये प्रकाशक की हत्या पहली बार पुस्तक प्रकाशन के लिए ये अगर हुई इस इतिहास में, तो ये पहली बार वो घटना वहाँ घटी। और वो घटना क्या थी इसके बारे में ज़्यादा विवरण का समय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे बता देता हूँ कि जो हत्यारा था उसकी वकालत उस समय करने वालों में कायदे आज़म जिन्ना भी थे। कायदे आज़म बाद में बने, मोहम्मद अली जिन्ना, वो उसके वकील के रूप में पेश हुए थे। अब इसमें आप इस संदर्भ को आज के हालात से ना जोड़िएगा, लेकिन मैं ये सिर्फ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुस्तक उस समय भी क्रांति का और स्वाधीनता संग्राम के लिए जागृति का संदेश फैलाने में बहुत कारगर सिद्ध होती थी, बहुत आगे तक जाती थी।
और पुस्तकें उन दिनों में बहुत सारी है, क्योंकि उन दिनों में जो प्रकाशन उद्योग था, मुद्रण उद्योग था, वो बहुत विकसित था। उसके केंद्र यही थे। लाहौर था, कोलकाता था, और इसी प्रकार से बनारस भी कुछ थोड़ा सा केंद्र वहाँ भी रहा और दिल्ली में भी रहा, लेकिन मुख्य केंद्र के रूप में लाहौर और कोलकाता। और सबसे बड़ी बात ये थी, क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें इतनी ज़्यादा आईं, बंकिम, टैगोर, इन सब की पुस्तकें जो, या काजी नज़रुल इस्लाम की जितनी भी पुस्तकें आई, सारी की सारी, उन सब पुस्तकों का भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा काल था जिसमें स्वाधीनता आंदोलन में पुस्तक उद्योग ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धन्यवाद।